नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रभावी कानून प्रवर्तन की दिशा में बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। त्वरित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता में मिलेगी मदद। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर घिरी आप। नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। असम के दीमा हसाओ की कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। सेना ने संभाला मोर्चा, बुलाए गए नौसेना के गोताखोर। तिब्बत और नेपाल में भीषण भूकंप से हाहाकार। तिब्बत के शिगात्से शहर में 53 की गई जान। 6.9 मापी गई तीव्रता। नेपाल में 7.1 तीव्रता के झटकों ने मचाई दहशत। एचएमपीवी को लेकर केंद्र का राज्यों को परामर्श। श्वास संबंधी रोगों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। एचएमपीवी को लेकर बरते एहतियात, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल की संरचना होने के साथ देश की हर एक राज्य की पुलिस सीधे इंटरपोल से जुड़ जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता ने ये संकल्प लिया है कि आजादी के 100 साल होने पर भारत हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। गृहमंत्री ने कहा कि भारत पोल पोर्टल 5 मॉड्यूल पर कार्य करेगा, जो हमारी एजेंसी को अपराध नियंत्रण में और सहायता प्रदान करेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। ये पोर्टल बहुत डिटेल
एक्सरसाइज कर कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। और भारत पोर्टल के लॉन्च के बाद से किस तरह से सीबीआई के अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं उनको कैसी मदद होगी और किस तरह से इंटीग्रेटेड अब काम करेगा ये पूरा तंत्र, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी मुकेश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो इंटरपोल के 5 मॉड्यूल हैं ये किस तरह से तमाम और एजेंसियों को मदद करने जा रहे हैं आने वाले समय में? अब बिल्कुल ऋतु जी, देखिए इस पर खासा जोर दिया गृह मंत्री ने आज अपने इस भारत पोल के इनॉग्रेशन पर। उन्होंने बताया कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे सीबीआई का पोर्टल यहाँ से भारत पोल लॉन्च होगा उसके बाद आगे जो इंटरपोल से तमाम जो रेड कॉर्नर नोटिस हैं, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस हैं, तमाम नोटिस जो हैं वो सीधे इस पर रियल टाइम पे अपलोड होंगे और हर चीज़ की फेस स्कैनिंग होगी। साथ ही साथ किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है या आप देखिए गलत गतिविधि में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उनके जो एजेंट हैं, उनके जो भी अपराधी हैं वो सीधे सीबीआई के पोर्टल पे होंगे, भारत पोल पे होंगे और इंटेलिजेंस के जो है उसके निशाने पर होंगे। यानी अब ना तो हिंदुस्तान से कोई भी गड़बड़ी करके विदेश भाग पाएगा और जिन्होंने विदेश में जाकर के गड़बड़ी कर रखी है उसका भी यहाँ पूरा का पूरा रियल टाइम डेटा होगा। यानी आप सीधे कनेक्ट कर पाएंगे इंटरपोल से और जो भी दस्तावेज, जो भी आपको जानकारी चाहिए वहां पर अपलोड होगी। साथ ही साथ उसमें तमाम जो एजेंसियां हैं, आज जहां बड़े अधिकारी, चाहे वो बीएसएफ के हों, सीआईएसएफ के हों, दिल्ली पुलिस के हों, तमाम एजेंसीज के जो टॉप सीनियर जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनको भी ब्रीफ किया गया, बताया गया कि जल्द से जल्द इसको अपने अपने पोल पे लागू किया जाए और इसकी मदद लेनी शुरू कर दी जाए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी शुरू करें कि ऐसा कोई भी अगर आपके पास सूचना या ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसको सीबीआई को बताएं और उसके बाद वो भारत पोल के माध्यम से इंटरपोल तक इसको मैसेज करेगी और कन्वे करने की कोशिश करेगी कि कोई भी ऐसा गलत व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो शामिल है तो उसको पकड़ा जाए। जैसा आमतौर पर हमने देखा कि कई लोग हिंदुस्तान से क्राइम करके और विदेशों में जाकर के बैठे हैं तो उनके कई बार आपको आंकड़े नहीं पता होते हैं, पता नहीं होता वो कहाँ पर होते हैं, लेकिन अब इस भारत पोल से आपको रियल टाइम पे हर एक ऐसे क्रिमिनल्स की या जो क्राइम कंडक्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी सीधे तौर पर मिल जाएगी। और ये जो 5 मॉड्यूल हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें एकदम विधिवत तरीके से बताई हैं। जब इसको आप लॉगिन करेंगे और जब इस पर आप जाएंगे तो आपको तमाम डेटा, आपको एजेंसीज के ऑफिसर्स के भी वहाँ पर लिंक्स मिलेंगे जिनसे आप सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। जी मुकेश, इसमें सबसे बड़ी बात है किन बड़े अपराधों को अब एक तरह से डील करने में राज्यों की पुलिस को मदद होगी भारत पोल के साथ जुड़ने से? ऋतु जी, सबसे बड़ा जो इस समय सरदर्द बना हुआ है वो है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंजाम दिया जा रहा है तो उस पर सीधे जोर दिया था गृह मंत्री ने आज कि ये जो अब इस बार का सबसे बड़ा क्राइम है इस पर नकेल लगाने की कोशिश की जाएगी। यानी इनके जो भी एजेंट्स हैं या जो भी इनके जो भी इसमें शामिल हैं, जो भी इसके मास्टरमाइंड है, उनको पर यहाँ पर इसकी डिटेल यहाँ पर इंटरपोल के थ्रू भारत पोल पर होगी तो उनकी जानकारी मिलेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको अभी हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, तो ये तमाम जो बड़े संगीन जो क्राइम है कंडक्ट होते हैं उन पर नकेल लगाने की कोशिश करेंगे और जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना है उसको कम किया जाएगा। साथ ही साथ आपको राजधानी के अंदर या अपने देश के अंदर ऐसा कोई भी एजेंसी या ऐसे कोई भी गलत लोग जो शामिल हैं उनकी जानकारी आप ना केवल अपने पास रखेंगे बल्कि उसको इंटरपोल की मदद से विदेशों में भी जो एजेंसियां मौजूद हैं उनको साझा करेंगे, जिससे कि एक संवाद तय होगा, लोगों के बीच में एक कनेक्टिंग होगी और इससे केस सुलझाने में भी बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग यहाँ से छुप करके गलत तरीके से विदेशों में भाग करके छुप जाते हैं, तो अब उनका छुपना भी संभव नहीं होगा। जल्दी से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन होगी और इंटरपोल के सहायता लेकर के उनको न केवल डिपोर्ट किया जाएगा, यहाँ लेकर के उनका प्रत्यार्पण किया जाएगा और उनको फिर जो भी उन पर कानूनी कार्रवाई है, चाहे वो देश में या विदेश में, वो सुचारूबद्ध तरीके से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल से जुड़ेंगी तमाम राज्यों और यूटी की पुलिस, साथ ही साथ देश से फरार अपराधी भगौड़ों पर भी शिकंजा कसने में अब
एक बड़ी मदद होगी। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अब देश के हर राज्य की पुलिस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी। अभी तक होता यह था कि भारत पोल सिर्फ इंटरपोल, सीबीआई सिर्फ इंटरपोल के साथ जुड़ी हुई थी। अब तमाम और एजेंसियां भी भारत पोल के साथ जुड़कर एक तरह से इंटरपोल का एक हिस्सा होंगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस भीषण सर्दी में राजधानी में सियासी गर्मी चरम पर है। आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसे सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पिछले चुनाव में आपने 70 में से 62 सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार आप बहुत बुरी तरीके से चारों ओर से घिर चुकी है। शराब घोटाले समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप झेल रहे केजरीवाल को मजबूरन सीएम पद छोड़ना पड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने अभी 29 उम्मीदवारों की एक ही लिस्ट जारी की है, जबकि कांग्रेस 48 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। तो सभी को इंतजार है 2 बजे का, जब दिल्ली चुनाव की घोषणा करेगा चुनाव आयोग। वहीं नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को शीशमहल के मुद्दे को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई घोटाले किए हैं और इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार ही आएगी। ये एक तो खुद ही तो डर गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार इनकी सरकार नहीं बन रही है, और एक बार इनकी सरकार नहीं बनेगी तो इनका सारा झूठ हमारी जनता के सामने आ जाएगा। इन्होंने कैसे शीश महल के ऊपर में पैसा लुटाया, जब देश में लॉकडाउन था, जब सारे लोग दवाई मांगते थे, इन्होंने शराब के ठेके खोले। तो अभी इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, और अगले महीने तक इंतज़ार कीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा है कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आपदा सरकार को हटाने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। आपदा सरकार को हटाने के लिए एक एक जनमानस दिल्ली का तैयार है। किस प्रकार से घोटालों की ये दिल्ली बना दी गई, घाटे वाली दिल्ली बनाई गई, प्रदूषित दिल्ली बना दी गई। आज जनता त्राहि मचा रही है, और 1 महीने बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार से, लुटेरी सरकार से हमें छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा है कि दिल्ली की जनता किसी भी पार्टी या नेता से ज्यादा चुनाव के लिए तैयार है। दिल्ली की जनता बदलाव की तलाश कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े, और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम। सो अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। दूषित हवाएं हैं, पानी, जहरीला, अपराध, महंगाई, भीड़, और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी तापमान बढ़ता दिख रहा है। इस बीच नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। सनी कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर संवेदनशील जानकारी देने के लिए उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वोट कटवाने के लिए जिन आपत्तिकर्ताओं ने आवेदन किए, उनकी निजी डिटेल्स मांगी जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी चिट्ठी में जिला चुनाव अधिकारी ने लिखा, मैं जिले की संस्था के स्वतंत्र कामकाज से संबंधित चिंता का विषय आपके ध्यान में लाने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि आपके नेता जो आपत्तिकर्ताओं की निजी जानकारी मांग रहे हैं, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। जिला चुनाव अधिकारी ने आगे लिखा
कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुझे बिना किसी अहम बात के बैठक के लिए बुलाया। पहले भी बिना किसी एजेंडे के मुझे बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें मतदाता सूची के बारे में चर्चा हुई थी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले में मार्गदर्शन करें कि क्या मुझे सत्तारूढ़ सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व बैठक के एजेंडे या किसी अन्य उचित कार्रवाई के बिना बैठक में भाग लेने की अनुमति है। वहीं इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट निशांत बोध ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और डीसीपी नई दिल्ली से सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली के सीएम कार्यालय को भेजे पत्र में सीएमओ की ओर से बुलाई गई अनियोजित बैठकों के बारे में चिंता जताई गई है। और इस पूरे मामले में धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, ये एक नया मामला सामने आ रहा है जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी पर ही संजय सिंह, राघव चड्ढा यानी कि आप सांसदों का दबाव डालने का एक बड़ा आरोप निर्वाचन अधिकारी ने लगाया है। इस आरोप पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है और निर्वाचन अधिकारी जिन चिंताओं को सामने रख रहे हैं उसके समाधान के लिए आगे क्या हो रहा है? देखिए, ये निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आयोग लगाया गया है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उनके जो दो सांसद हैं राघव चड्ढा और संजय सिंह, उनको धमका रहे हैं। उनको जो निजी जानकारी जो चुनाव से संबंधित होती है दिल्ली विधानसभा को लेकर, वो निजी जानकारी मांग रहे हैं। दरअसल रितु जी, मैं आपको बताऊं कि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां के बारे में ये कहा गया था कि यहाँ के जो मकान संख्या 0 पर 144 वोट है, मकान संख्या डैश है, यहाँ पे मकान संख्या ए है जहां पर कि 52 वोट है। तो एक तरीके से बीजेपी की तरफ से शुरू में ही इस बात की तहकीकात की गई थी कि नई दिल्ली का जो विधानसभा क्षेत्र है, नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में ढेर सारी संख्या में जो फर्जी वोटर है, करीब 5000 की संख्या में, जैसा कि बीजेपी ने बताया था कि 5000 की संख्या में फर्जी वोटर हैं। और ये जो वोटर हैं, ये वोटर इस पते पर हैं और जिनका कि यहाँ इस मकान से या इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। ये वोट के समय में आते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि ऐसे जो वोटर हैं ये बांग्लादेशी हो सकते हैं और या कह सकते हैं कि ये जो वोटर हैं इनका जो नाम है किसी विशेष समुदाय से हो। मतलब बीजेपी का साफ तौर पे कहना था कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये बांग्लादेशी हो सकते हैं और उनके ही नाम से एक एक मकान पर कहीं 144, कहीं 148 और कहीं 152 वोट है और जिनका कि कोई अस्थायी पता नहीं है। मकान संख्या 0 है, मकान संख्या डैश है, मकान संख्या ए है। आम आदमी पार्टी को इस बात की जानकारी जबकि लगी कि उनके जो वोटर को काटे जा रहे हैं, तो उस संबंध में जैसा कि कल हम सभी लोगों ने जाना कि कल जो हमारा जो दिल्ली का जो वोटर लिस्ट है वो तैयार होकर आ गया है। तो एक तरीके से जो नई दिल्ली के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बचाव के लिए उनकी वोट की सुरक्षा के लिए संजय सिंह और राघव चड्ढा जो वहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी थे उनसे ये जानकारी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहाँ किन किन वोटरों का वोट है वो कटा धीरज, है। लेकिन सवाल ये है इस तरह की वो नहीं की कीमत पर या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। जी धीरज, सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग में यानी कि चुनाव आयोग में अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है तो उसके तय नियम हैं। जैसे इस नाम हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका नियम फॉर्म 7 है जिसके तहत नाम आते हैं, बीएलओ तक जाएंगे, बीएलओ सुपरवाइजर तक जाएंगे, अन्य अधिकारियों द्वारा मानदंडों पर उसे सत्यापित किया जाता है, उसके बाद नाम हटाए जाते हैं। तो ये कोई प्रक्रिया ऐसे नहीं है कि ये सारी प्रक्रिया बिना किसी नियम कानून के नहीं है। फिर ये जो आपत्ति या फिर ये जो भ्रम फैलाने की जो एक कोशिश है, क्योंकि आरोप ये भी लगाया है निर्वाचन अधिकारी ने कि जनता के बीच में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है इस तरह के नियमों की अवहेलना करते हुए कि किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इन तमाम प्रक्रियाएं ये तय है कि कैसे होती हैं, नाम शामिल करने की भी, नाम हटाने की भी, फर्जी वोटों के सत्यापन करने की भी। बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप अपने वोट के लिए आवेदन करते हैं तो उस आवेदन के लिए भी पहले बीएलओ की नियुक्ति होती है और बीएलओ फिर उसका वेरिफिकेशन करने के बाद जो ईआरओ की नियुक्ति के जरिए आपका जो वोट जो है वो बनता है या जो वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज होता है।
तो ये इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसी तरीके से अगर आपने चुनाव आयोग में अगर किसी खास जगह के मतदान कटवाने के लिए अगर आपने आवेदन दिए हैं तो उस आवेदन पे ऐसा नहीं होता है कि आपके आवेदन के बाद चुनाव आयोग वहां का वोटर लिस्ट जाके वहां के नाम को हटा देता है। पहले उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है, पहले उसका वेरिफिकेशन होता है। एक तरीके से ये कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि 3 तरीके के जो वोटर हैं, 3 तरीके के वोटर का नाम वहां से हटाया जाए। ये एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसमें किसी तरीके की कानून की अनदेखी नहीं है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है जो मिस्ड वोटर है या जिनके मृत्यु हो गई है, अगर उनका भी नाम वोटिंग में है तो उन नामों को हटाया जाए। या अगर कोई वोटर है जो कि कभी यहाँ के निवासी थे, अभी वो दूसरे जगह पे जाकर रह रहे हैं, तो उन नामों को भी हटाया जाए। तो एक तरीके से जो अब्सेंट वोटर हैं, कुछ अब्सेंट वोटर भी होते हैं जो कि जिन्होंने कुछ समय पहले वोटर अपने बनवाया था, लेकिन उनके पास अगर बीएलओ या संबंधित अधिकारी अगर बार बार जा रहे हैं और वो उस पते पर नहीं मिलते हैं तो अब्सेंट वोटर को भी हटाया जाए। जो एक निश्चित प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के लिए जो कोई भी दल चुनाव आयोग पे दबाव नहीं दे सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी कार्य को, खास करके जो वोटिंग राइट्स को इस वोटिंग, चाहे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना हो या वोटर लिस्ट से नाम हटाना हो, वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जाते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसकी जांच होती है और उसके बाद ही एक तरीके से नाम हटाया या जोड़ा जाता है। तो ये एक लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में, और पिछले अगर हम 10 साल की बात करें तो चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां, और खासकर वो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव नहीं जीत पाती हैं, उन्होंने एक नए ट्रेंड को जन्म दिया है। यानी कि आप पहले मतदाताओं पे सवाल उठाते हैं और फिर अब आप चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के नियमों और तमाम कानूनों पे आप सवाल उठाने लग गए हैं। तो क्या राजनीतिक पार्टियां, अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी दिल्ली की तारीखों की आज 2 बजे घोषणा होनी है, उससे पहले ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर अगर निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अगर सवाल खड़े करने लग गए हैं, तो ये क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो प्रक्रिया हो रही है या जिस बातों को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी निर्वाचन अधिकारी को धमका रहे हैं या जो जिले के अधिकारी को धमका रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है। कोई भी राजनीतिक दल है वो चुनाव हारने के बाद किसी खास मुद्दे की तलाश करते हैं। कोई बैलेट का मुद्दा उठाता है कि अगर बैलेट होता तो हम चुनाव जीत जाते हैं। कोई ईवीएम में गड़बड़ी की बात करता है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो हम जीत जाते। कोई ये कहता है कि हमारे लोगों ने इतना वोट दिया, आखिरकार हमारा वोट कहाँ गायब हो गए। तो ये सारी जो बातें होती है, ये बातें हार जीत के बाद तय होती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने लोगों को भरमाने की कोशिश की है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने लिए एक लूप होल्स जो खोजने की उनकी जो कोशिश है, उस कोशिश के तौर पर भी इस पूरे के पूरे मुद्दे को देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, पूरी जानकारी के लिए। इस पूरे विषय पर सबको इंतजार है 2 बजे का, जब दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। धन्यवाद धीरज। भारतीय सेना ने असम के दीमा हसाओ जिले के एक दूरदराज के औद्योगिक शहर उमरंगसो में फंसे खनिकों को बचाने के लिए एक विशेष राहत कार्य बल को तैनात किया है। राज्य प्रशासन और पुलिस ने खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की पहली टीम में 30, एसडीआरएफ की टीम में 8 लोगों को असम खदान पर बचाव अभियान में तैनात किया गया है। 6 जनवरी को शुरू किए गए इस अभियान में गोताखोरों, इंजीनियरों और प्रशिक्षित बचाव कर्मियों की एक उच्च कुशल टीम शामिल है। टास्क फोर्स मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। साथ ही बचाव प्रयास की नाजुक और समय संवेदनशील प्रकृति को संभालने के लिए ऑपरेशन की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। फंसे हुए खनिकों के शीघ्र बचाव के लिए नियमित अपडेट के लिए नागरिक प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। बता दें, उमरंगसो में एक कोयला खदान में अचानक आई बाढ़ के बाद कई मजदूर फंस गए थे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 9 मजदूरों के फंसे होने की पुष्टि की है।
असम में खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य लगातार जारी है और इस बचाव कार्य में नेवी के गोताखोरों को भी शामिल किया गया है। हमारे साथ हमारी साथी संवाददाता जुड़ गई हैं असम से। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे अभी का अपडेट क्या है बचाव कार्य को लेकर। जी हाँ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मैं बताना चाहूँगी इन डिटेल्स की। ये जो जगह है असम के डीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के उमरांगसू करके एक जगह है, वहाँ पे कल रात जो कोल माइनिंग, जो रेड होल जो कोल माइनिंग होता है, वहाँ पे एक दुर्घटना के चलते 9 लेबर जो है वहाँ पे फंस चुके हैं। वहाँ पे करीबन 20 से 30 100 से 300 मैं बताना चाहूँगी पानी भर चुका है, जिसके चलते कल से जो एनडीआरएफ की टीम से, जो एसडीआरएफ की टीम से, इवन जो लोकल बॉडीज है वो कल रात से जुड़े हुए हैं ताकि लोगों को वहाँ से निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। मैं ये भी मेंशन करूँगी कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये अपडेट भी दिया था कि जो एक स्पेशल डीप डाइविंग टीम विशाखापट्टनम से रवाना हो चुकी है, वो जो उमरांगसो जगह है वहाँ पे कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल रहेगा उन लोगों को बचाने के लिए। जो लोकल एनडीआरएफ टीम, मैं बताना चाहूँगी कि करीबन 9 से 10 एनडीआरएफ टीम्स, करीबन 8 से 9 एसडीआरएफ टीम्स और लोकल जो अथॉरिटीज़ है, बॉडीज़ हैं, वो लगे हुए हैं कल रात से ताकि उन लोगों के जल्द से जल्द निकाला जाए। और एक सोर्स के चलते एक सिचुएशन एक वो भी पता चला है कि करीबन 3 लोग एक कैजुअल्टीज घोषित अभी तक किया गया नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन 3 लोगों की कैजुअल्टीज होने की संभावना है। 9 लोग जो है मैं मेंशन करूंगी, 7 लोग असम के, 1 नेपाल के और 1 वेस्ट बंगाल के लोग बताया जा रहा है। हालांकि सुबह ही जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सोशल मीडिया में ये जारी किया था कि जो 9 लोग हैं, 7 असम के लोग हैं, 1 नेपाल के और 1 वेस्ट बंगाल के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। सो फार 3 लोगों की कैजुअल्टी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल कंफर्मेशन अथॉरिटी की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। जो एसडीआरएफ टीम से और एनडीआरएफ टीम से वो लगे हुए हैं लोगों को निकालने के लिए, तो हमें और कुछ समय और कुछ वक्त देना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाए। जो डीप डाइविंग की टीम से जो विशाखापट्टनम से आ रही है, उन लोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी उन लोगों को निकालने के लिए। तो अभी की जो स्थिति है ऋतु, ये अभी बताया जा रहा है कि लोग पूरे जुटे हुए हैं, जो एसपीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ है वो कल रात से ही पहुँच चुके हैं लोगों को वहाँ से निकालने के लिए। नमिता, ये भी कहा जा रहा है कि खदान में धीरे धीरे पानी भर रहा है कि जो कि मुश्किलों को बढ़ा सकता है। ऐसे में खदान में फंसे मजदूरों, श्रमिकों से क्या किसी तरह का कोई संपर्क अभी हो पाया है? नहीं ऋतु, जी हाँ, मैं पानी जो भर चुका है वो करीबन 200 से 300 फीट का पानी भरने की एक अनुमान किया जा रहा है। हालांकि कोई संपर्क अभी तक किया जा नहीं पाया है उन लोगों से। जो इक्विपमेंट से, जो एनडीआरएफ टीम से, जो आर्मी के भी डीप जो डाइविंग टीम से आर्मी के लोग भी लगे हुए हैं ताकि लोगों को एक संपर्क किया जाए, लोगों को एक जो पानी जो भर चुका है वो उनको कुछ सहायता मिला जाए, वो कोशिश चालू है कल रात से। लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो काफी गंभीर बताया जा रहा है, इसलिए अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन कुछ कहा नहीं जा रहा है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नमिता इस पूरी जानकारी के लिए। और देश में एचएमपीवी के ताज़ा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की है। भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और चीन में एचएमपीवी मामलों में वृद्धि की मीडिया रिपोर्टों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल वर्चुअल मोड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि 2001 से विश्व स्तर पर मौजूद एचएमपीवी से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने राज्यों को ILI SARI निगरानी को मजबूत करने और समीक्षा करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि सर्दियों के दौरान सांस से संबंधी बीमारियों में आमतौर पर वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में सांस से संबंधी बीमारी के मामलों में किसी भी संबंधित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह से देश तैयार है। इसके साथ ही राज्यों को साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने जैसे सरल उपायों के साथ वायरस के संरक्षण की रोकथाम के संबंध में
आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। नितेंद्र, एचएमपीवी के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हालांकि कल 3 मामले थे, आज उसमें और वृद्धि हुई है। इसके बाद केंद्र ने भी राज्यों को एक नए दिशा निर्देश दिए हैं। देर रात स्वास्थ्य सचिव की बैठक भी हुई है। क्या बताता है ये पूरी बैठकों का दौर और दिशा निर्देशों के साथ ही चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है? राज्यों की तैयारियों जायजा लिया और पूरी तरह से उनको राज्यों को निर्देश किया गया है कि बीमारियों के बारे में जो भी लक्षण वाले लोग हैं उनकी जांच की जाए और उसको जनता में उसको आइसोलेट भेजा जाए। साथ ही साथ ये देखा जाए कि लोगों में पैनिक का हो तरीके से भय के माहौल न बने, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए, जैसे कि बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे बचाव करें। और जितनी तो बहुत ही 2001 की ये वायरस भारत और दुनिया के बाकी देशों में है कि घबराने की 4 से 5 दिन तक ये वायरस कहा गया। जहाँ तक केसेज की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ केस के लिए 4-5 अलग अलग राज्यों में। जी बिल्कुल नितेंद्र, देश में एचएमपीवी के ताजा मामलों को और हालात को देखते हुए समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक के साथ ही राज्यों को नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिड डे प्राइम में खबरें भी जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आज सुबह आए शक्तिशाली भूकंप ने नेपाल, भारत से लेकर बांग्लादेश और तिब्बत तक को हिलाकर रख दिया है। सर्वाधिक नुकसान की खबर तिब्बत से आई। तिब्बत में 6.8 तीव्रता वाले इस भूकंप में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 62 लोग इस प्राकृतिक आपदा के चलते गंभीर रूप से घायल हैं। तिब्बत में ये भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:05 पर आया। फिलहाल तिब्बत में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद रामभुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग सहित अन्य 2 को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मेनका गांधी ने दायर की है। मेनका गांधी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रामभुआल निषाद द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे में अपराध से संबंधित दी गई जानकारी गलत है। मेनका गांधी के मुताबिक रामभुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में 8 का ही जिक्र किया है। आपराधिक मामले को छिपाने के काम को भ्रष्ट आचरण करार देते हुए मेनका गांधी ने रामभुआल निषाद का निर्वाचन खारिज करने की मांग की है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की 45 दिन की समय सीमा के बाद दाखिल होने के चलते खारिज कर दिया था।
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए यूजीसी नए नियम लेकर आया है। ये नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर आधारित हैं, जो उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक लचीलापन लाएगा। यूजीसी के नए ड्राफ्ट रेगुलेशन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए यूजीसी एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। क्या है इस नए रेगुलेशन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। सर, ये जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है फैकल्टी की रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? अभी तक क्या होता था, वी यूज्ड टू आस्क द फैकल्टी मेंबर्स ओनली पब्लिश इन जर्नल्स और प्रेजेंट सम पेपर्स इन कॉन्फ्रेंसेस। अभी ये नया रेगुलेशंस में हम अलग अलग तरीक़ा से इनको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट इन डाइवर्स वेज। फॉर एग्जांपल, इफ़ दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन एंटरप्रेन्योरशिप or they want to file patents or they want to write textbooks, all these are possibilities now in the new regulation. Similarly, multidisciplinarity भी बहुत important है। जैसा आज मैं BA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, PhD इकोनॉमिक्स करे तो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अब मल्टीडिसिप्लिनरी का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। उसलिए ये रेगुलेशंस में हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ योर UG और PG डिसिप्लिन्स, जो PhD का जो रिसर्च एरिया है वो रिसर्च एरिया में आप फैकल्टी बना सकते हैं। सिमिलरली UGC नेट भी आप किसी सब्जेक्ट को भी आप चूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स। आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके इसके बाद PhD करें तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिल सकता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ा गया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश है कॉलेजों में। करेक्ट। हम कुछ एरियाज़ में, जैसा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स है, योगा है और स्कल्पचर है, ऐसी एरियाज़ में हम पैरेलल पाथ्स को भी सजेस्ट किया है रेगुलेशंस में। आपके पास PhD, मास्टर्स ऐसा डिग्रीज है तो वो पाथ से आप आ सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनली डिमॉन्स्ट्रेट किया आपका कॉम्पिटेंसी को। सिर्फ आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और आपका कॉम्पिटेंसी चाहिए, दूसरा पाथ से भी आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सिमिलरली इन स्पोर्ट्स, सपोज यू आर ए मेडल विनर इन ओलंपिक्स, आप स्ट्रेट आप प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सो दोनों पाथ हम प्रोवाइड कर रहा है इसमें। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ओडिशा के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने पुरी में सनातन आस्था के पावन प्रतीक श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर व्यापक चर्चा की गई। इस मौके पर NSA सुलिवन के साथ अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। बता दें कि उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिका पहल ICET के शुभारंभ के बाद दोनों देशों के NSA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, रक्षा और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में ठोस पहल की है। इसके साथ ही अमेरिका और भारत ने रणनीतिक साझेदारों और शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए साझा प्रतिबद्धता वाले देशों के रूप में प्रगति की है। NSA सुलिवन ने भारतीय परमाणु संस्थाओं को सूची से हटाने के लिए आवश्यक कदमों को अंतिम रूप देने के अमेरिकी प्रयासों की घोषणा की, जो नागरिक परमाणु सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर IED विस्फोट में प्राणों का बलिदान देने वाले DRG के 8 जवानों और उनके चालक को दंतेवाड़ा में पुष्पांजलि अर्पित की और शोक स्तब्ध परिवारों से मुलाकात की। बीजापुर में कल नक्सलियों द्वारा एक विस्फोट में 8 जवान सहित 9 लोग शहीद हो गए। और आइए अब बात करेंगे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की।
प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारत और दुनिया भर से साधु संतों के साथ साथ हजारों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के पहले नागा साधु का अद्भुत अनुष्ठान आपको चकित कर देगा। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज महाकुंभ मेले में 61 घड़ों के पानी से स्नान करके हठ योग करते हैं। वह हर रोज सुबह 4 बजे ये अद्भुत अनुष्ठान करते हैं। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। महाकुंभ के दौरान साधु संत कठोर नियमों का पालन करते हैं। अटल शुंभ पंचायती अखाड़े के संत नागा प्रमोद गिरी से कुंभ के महत्व और उनके द्वारा दिए जा रहे कठिन नियमों के पालन पर चर्चा की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 के लिए अखाड़ों में साधु संत पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शंभू पंचायती अटल अखाड़ा में और बाबा नागा बाबा प्रमोद गिरी हमारे साथ हैं, जो सुबह सुबह जल स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। बहुत चर्चा हो रही है उनकी। ये जो आप साधना करते हैं नागा बाबा, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि ये क्या है साधना। ये जलधारा की तपस्या है। मैं एक्चुअली 41 दिन का होता है, लेकिन यहाँ कुंभ में जो है जगह का प्रवाह होने से और थोड़ा सा समय का वो होने की वजह से 21 दिन का किया हूँ। तो इसमें क्या है 51 घड़े से ये तपस्या चली। रात को 51 घड़े गंगा से लाके भर के रख देते हैं और सुबह मेरे ऊपर जो है ये लोग अभिषेक करते हैं, आप जैसे भगत। इस जलधारा की तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य है? जगत कल्याण का उद्देश्य हमेशा बाबाओं का रहता है, क्या कहना चाहेंगे? लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए है। हम नागा बाबा हैं, हमारा जो भी काम होता है सब जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए और सनातन धर्म की रक्षक हैं। हम जो भी काम करते हैं सनातन धर्म के लिए करते हैं। जो लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा कभी कभी भावनाएं घटती है, उससे देख करके उनके अंदर जागृता आए हमारे सनातन धर्म के लिए, ये काम इसलिए हम करते हैं। नागा बाबाओं को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है आम जन में कि बहुत कठिन जीवन जीते हैं, बड़ी तपस्या होती है, तो क्या आप लोग पालन करते हैं? अब ये तो विशेष नियम आप कर ही रहे हैं, लेकिन आम जन दिनों में भी किन नियमों का पालन करते हैं, दर्शक जानना चाहें। भी हम अपने आप को, आप जैसे मैं गर्मियों में जो है 11 धूना लगा करके उसके बीच में बैठता हूँ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद कभी जो है खड़े श्री नवरात्रों में चौमासा करता हूँ। तो ये हमारा काम है। हम नागा बाबा है, आदि अनादि से करते हुए हैं और करते रहेंगे। महाकुंभ का क्या महत्व है सनातन धर्मावलंबियों के लिए और खासतौर पर नागा बाबाओं के लिए? अब जैसे आप लोग गृहस्थियों में शादी विवाह कोई उत्साह होता है तो आप लोग करते हो, वैसे हमारे नागाओं के लिए महाकुंभ, क्योंकि जो उस जमाने में आपने सुना था कि अमृत का घड़ा जहाँ जहाँ बूंद गिरा वहाँ महाकुंभ लगता है। 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ आता है। अर्धकुंभ भी 3 साल में लगता ही है, लेकिन महाकुंभ का इसलिए जो है महत्व है कि 12 साल के बाद एक बार आता है। नागा बाबा प्रमोद गिरी अटल पंचायती अखाड़ा जो है उससे इन्होंने बताया कि किस तरह से सुबह सुबह जलधारा से स्नान करते हैं। 51 घड़ों से सुबह 4:15 बजे ये स्नान शुरू होता है और ये 21 दिन तक ये नियम पालन होगा। तो इस तरह से अखाड़ों में साधु संत पहुंच चुके हैं और उस कठिन तपस्या का पालन कर रहे हैं जो महाकुंभ में वो जरूरी समझते हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और महाकुंभ की तैयारियों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। रामेंद्र, सबसे पहले तो एक बड़ा आकर्षण होता है नागा साधुओं की जो कठोर तपस्या होती है, वो देश विदेश से आए हुए साधु संत श्रद्धालु यात्रियों की एक बड़ा एक तरह से आकर्षण रहेगा। लेकिन ऐसे में 13 जनवरी से ही कल्पवास की प्रक्रिया भी शुरू होगी, तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? कल्पवास को लेकर भी क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पूरा महाकुंभ का।
तो कुछ लोग यहाँ आके अभिभूत हैं और कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे नागा सन्यासी इस तरह ठंडे जल में स्नान करते हैं, घंटों तपस्या करते हैं। कल भी हम देख रहे थे उनके जो कर्तव्य थे कि शाम को स्नान करने के बाद आराम से वो घूम रहे थे। तो इस तरीके से कुछ जैसे ही लोग देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या, जो यहाँ कल्पवास की प्रक्रिया है, क्योंकि इस बार तो महाकुंभ है, इसलिए रहने की ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हैं और बड़ी तपस्या है। 1 माह तक यहाँ कल्पवास में रहेंगे लोग। कई बुजुर्ग लोग आते हैं, लेकिन उनका रहता है कि इतनी सर्दी में भी वो माँ गंगा का स्नान करेंगे, उन्हीं के पानी से आचमन करते हैं, वही भोजन बनाते हैं, बाहर नहीं जाना होता है। तो इस तरीके से तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। तो नागा साधु हो चाहे कल्पवासी हो, दोनों की तपस्या है। और इस सर्द मौसम में जब लोग कपड़ों में सर्दी लग रही है, कपड़े पहने हुए जो लोग हैं, उसमें इस तरीके की तपस्या कर रहे ऋतु। जी रामेंद्र, महाकुंभ को लेकर यात्रियों की सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अब तो तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम चरण में होंगी, कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अगर हम ये जानना चाहें कि संगम नोज तक जाने से पहले या फिर जो पूरी एक तरह से महाकुंभ की ये नगरी तैयार की गई है, इससे कितना पहले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई भी सवारी छोड़ देनी होगी? अंदर आवाजाही के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या बड़ी अभूतपूर्व व्यवस्थाएं हैं जिनको मतलब आज भी अगर वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु यात्री सुन ले तो उन्हें एक निश्चिंतता हो जाए कि प्रयागराज जब पहुंचेंगे तो उन्हें इस इन क्षेत्रों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी? देखिए, संगम नोज पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो अरेल की तरफ से आ सकते हैं, झूसी की तरफ से आ सकते हैं, और एक सीधा प्रयागराज की तरफ से आ सकते हैं। जिधर से भी आएंगे लगभग 3 किलोमीटर से पहले आपको साधन छोड़ देना होगा। इतना पैदल चलने के बाद ही आप संगम नोज पर पहुंच पाएंगे। और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई, आपको कोई असुविधा ना हो। चिकित्सा की सुविधा है, सुरक्षा की सुविधा है, तमाम सुविधाएं दी गई कि आपको कोई असुविधा ना हो। तो 3 किलोमीटर भी आपको 1 किलोमीटर जैसा लगेगा। भीड़ भरे रास्तों में आपको चलना होगा, कोई किसी को ना हो, ये सारी तैयारी की गई। तो लगभग जिस तरफ से भी आप आए, मान के चले कि पीक आवर्स में आप 3 किलोमीटर से पहले वाहन छोड़ के ही संगम नोज तक पहुंच पाएंगे ऋतु। जी रामेंद्र, नाव एक तरह से पूरा एक व्यवस्थित तरीका बनाया गया है कि अगर लोग पानी नाव का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। एक तरह से वाटर ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो वो किस तरह से एक तरह से महाकुंभ में नजर आएगा एक नई पहल के तहत भी? देखिए, जो यात्री आएंगे उनके लिए पैंटून पुल है, 30 पुल बनाए गए हैं, उनको नाव का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर त्रिवेणी में आपको स्नान के लिए जाना है तो आपको नाव का इस्तेमाल करना है। और वहां जाने के लिए नाव की नंबरिंग की गई, उनका नंबर दिया गया है और व्यवस्थागत है कि एक तरफ से नाव जाएगी और दूसरी तरफ से वापस आएगी। कई मशीनें लगी हुई नाव है जो चलती तेज चल रही हैं, तो इस तरीके ध्यान रखा गया कि नाव आपस में टकराने न पाए और 1 बाई 1 सबका नंबर लगता रहे। तो अगर त्रिवेणी में स्नान के लिए जाएंगे तो नाव की व्यवस्था होगी। बाकी के लिए पेंटोन पुल हैं जिनसे आप आ जा सकते हो, कोई असुविधा नहीं होगी। इतने पुल बनाए गए हैं कि आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। रामेंद्र, शाही स्नानों की जो तारीखें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता साधु संतों, अखाड़ों को, नगा साधुओं को ही दी जाती है शाही स्नानों में। लेकिन शाही स्नान एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शायद सभी श्रद्धालु वहां पहुंचकर डुबकी लगाना चाहते हैं। तो एक तरह से आम श्रद्धालुओं के लिए और साधु संतों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? किस तरह से लोगों को सुविधा होगी कि बारी बारी करके लोग इस स्नान को कर सके, पूजा पाठ अपना कर सके वहां? देखिए, 2 तरीके हैं। झूसी की तरफ आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं जिस तरीके से यहाँ सजे हुए हैं जो अखाड़ों के बड़े बड़े पंडाल हैं। तो ये झूसी की तरफ से जो जाएंगे ये अखाड़ों के लोग होंगे, साधु संत होंगे, नागा सन्यासी होंगे। लेकिन जन सामान्य जो आएगा वो प्रयागराज की तरफ से आएगा और जो अरेल घाट बना है उससे VVIP जो काटेज बने हैं उनसे वो लोग आएंगे। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं कि एक दूसरे से कहीं टकराव न होने पाए। जिस तरफ से साधु संत जाएंगे उधर से आम आदमी नहीं रहेगा और जिधर आम आदमी रहेगा उधर साधु संत या नागा सन्यासी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था मेले की गई ऋतु। जी
रामेंद्र, टेंट सिटी स्थापित की गई है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऐसे में आम जन अगर पहुंचता है, क्या सबको ही पहले से बुकिंग करके पहुंचना होगा या वहां पहुंचकर भी किसी तरह का कोई प्रावधान है, कोई इंतजाम है कि आप जब पहुंचे तब आप किसी अपने एक टेंट को बुक कर सकते हैं? उसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या जानकारियां हैं जो दर्शकों के साथ साझा की जा सकती हो? ऋतु, बेहतर हो कि डोम सिटी और टेंट सिटी कई प्राइवेट कंपनियों ने भी लगाए हैं तो उनको बुक करके ही आए, क्योंकि ये स्थितियां नहीं होंगी जहां 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है कि यहां आकर के कोई टेंट मिले। ये स्थितियां तो बिल्कुल नहीं दिख रही हमको। तो जो भी लोग आना चाहते हैं वो पहले से ही बुक करके आए, जिससे आपको कोई असुविधा न हो, आप गंतव्य तक पहुंच जाएं, आपको अपना टेंट मिल जाए। तो जो जितने वीवीआईपी टेंट लगे हैं, जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च करके श्रद्धालु की भावना से नहीं, पर्यटन की भावना से आना चाहते हैं, तो उनके लिए अराइल क्षेत्र में टेंट सिटी बनाई गई है। प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है। लल्लू जो यहाँ टेंट लगाते हैं, श्री लल्लू जी, उनके भी टेंट लगे हैं। डोम सिटी भी बनाई गई है, तो वहां आप बुक कर सकते हैं। प्रयास करिए कि पहले से बुक करके आइए, जिससे कोई आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। ऋतु, रामेंद्र, अब जरा महाकुंभ के रंग के बारे में आप बताएं, इसलिए कि महाकुंभ का रंग सिर्फ 14 तारीख से यानी कि मकर संक्रांति से ही नहीं शुरू होता, वो रंग दिखने लगता है करीब करीब 10-15 दिन पहले से। तो आज की तारीख में हम उस रंग को बनते देख रहे हैं महाकुंभ के, तो झांकियों के द्वारा वो रंग दिखाई देता है। साथ ही साथ साधु संतों की तपस्या, नगा साधुओं की पूरी व्यवस्था, पूरे अखाड़ों का जो एक हुजूम होता है, उनकी तैयारी होती है और उनका एक अपना एक अलग रूप होता है। तो उस रंग और उन झांकियों के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से एक अलग रंग दिखाई दे रहा है इस समय प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज कुंभ में वैसे तो रंग ही रंग है। यहाँ जो आध्यात्मिक रंग में जो रंग क्या आता है उसको किसी रंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही अखाड़े छावनी में प्रवेश करने लगते हैं, जो यहाँ छावनी जो स्थल कहा जाता है जहाँ ये अखाड़ों के पंडाल लगे हुए हैं, जैसे पहला अखाड़ा शुरू होता है वैसे इसके रंग दूने हो जाते हैं। आप साधु संतों को उल्लास देखिए, नागा साधु इस सर्दी में नंगे बदन चले आ रहे हैं, कोई त्रिशूल लिए है, कोई खोपड़ी लिए घूम रहा है, कोई इस तरीके से अलौकिक दर्शन होंगे। जिस तरह आप कल्पना करते हैं ना कि शिव जी की बारात निकलती है, तो अखाड़ों में उस तरीके की बारात निकलती है। कभी भगवान शंकराचार्य ने जब कल्पना की होगी कि यहाँ कुंभ की स्थापना महाकुंभ करेंगे, तो उनको ये कल्पना नहीं होगी कि ऐसे ही व्यवस्था हो जाएगी कि 45 करोड़ लोग आएंगे। साधु संतों का देश दुनिया से जो कंदराओं में गुफाओं में है, वो इस समय यहाँ पूर्ण भूमि में उपस्थित है और चुपचाप आते हैं। कुछ चुपचाप स्नान करके जा रहे हैं और कुछ साधु संत अखाड़े जो हैं उल्लास उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो पूरे रंग बिखरे हुए हैं। आप किस रंग को यहाँ कौन देखना चाहता है, उसको सारे रंग यहाँ दिखेंगे। और जो अध्यात्म के साथ आता है, साधु संतों की चरणों को प्रणाम करने आता है, जो माँ गंगा में स्नान करने आता है, उसके लिए एक अलग रंग है। तो जो भी यहाँ आएगा उसको सारे रंग बिखरे हुए दिखेंगे। कौन किन आंखों में भर के ले जाता है ये उसका काम है, लेकिन पूरा कुंभ बहुत आश्चर्य अद्भुत है और देखने वाले जो लोग आना चाहते हैं, पूर्ण दर्शन के लाभ के लिए आना चाहते हैं, वो जरूर आए। ऋतु जी, रामेंद्र, अंत में प्रयाग नगरी पूरी तरह तैयार है, लेकिन प्रयागराज में दाखिल होते ही किस तरह से महाकुंभ को महसूस किया जा सकता है, क्या आप बताएंगे कि प्रयागराज को भी किस तरह से उनकी दीवारों को और पूरे शहर को कैसे तैयार किया गया है? देखिए, जैसे आप प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा कि आप महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी दीवारें आपको बताने लगेंगी, उसमें जो भित्ति चित्र बनाए गए, जो पेंटिंग की गई, वो आपको बताने लगेंगी कि आप कुंभ में प्रवेश कर चुके हो, महाकुंभ के जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर चुके हो। सड़कों पर जो चौराहे हैं उस तरह सजाए गए हैं कि आपको सनातन संस्कृति का दर्शन हो। अद्भुत कुंभ वहीं से दिखने लगे आपको। जैसे जैसे आप कुंभ के नजदीक आओगे, इनमें 10 द्वार बनाए गए इस महाकुंभ में। महाकुंभ नगर चूंकि जिले का दर्जा दिया गया, महाकुंभ नगर में 10 द्वार बनाए गए। जितने भी मुख्य रास्ते हैं उन पे जाओ, जब आओगे तो किसी द्वार को एंट्री करते हुए आओगे, तो किसी में नंदी द्वार है, कहीं डमरू द्वार है, इस तरीके कहीं जल समुद्र द्वार है, अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। तो इस तरीके से महाकुंभ में जब आप एंट्री करोगे प्रयागराज से और यहाँ तक आओगे माँ गंगा के दरबार तक, उनके घाट तक, तब तक आपको लगेगा कि वास्तव में अद्भुत है, अलौकिक है और यहाँ आना चाहिए। आस्था का जो समुद्र है, इसमें आकर के सहभाग अवश्य करना चाहिए। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।
आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया, और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आरसी जी को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं तकलीफ क्या है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। तो और अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। सबको इंतजार है 2 बजे का। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।